तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आज सेकेंड लेक्चर दे रहा हूं मैं। बेटा बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव क्या है और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है, उनको थोड़ा चेक कर ले हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी या बेटा इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। समझना अच्छे से, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो बेटा कल तक हम लोगों ने देखे थे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एटलीस्ट वन किरल कार्बन है, एटलीस्ट वन अनसिमेट्रिकल कार्बन है। व्हाट यू मीन बाय अनसिमेट्रिकल कार्बन? जिसकी 4 वैलेंसी या 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एटम आर ग्रुप। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए कुछ बातें समझिए, पहले इसको लिख लीजिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी आर साइड, नेक्स्ट साइड रीडिंग बेटा आज के लेक्चर की। ऑप्टिकल एक्टिविटी आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स क्या होते हैं? तो बेटा अगर कोई मॉलिक्यूल, यह बेटा आपका पीपीएल, व्हाट यू मीन बाय पीपीएल? प्लेन पोलराइज लाइट। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कल करे थे हम लोगों ने सब। ओके बेटा, इस पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को आप पास कर रहे हैं। कहां से पास कर रहे हैं बेटा? फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यह बेटा सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक, तो बेटा ये सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज लाइट को, ये बेटा ये अब ये इसके वाइब्रेशन का ये डायरेक्शन है, एक सिंगल डायरेक्शन है। इसे बेटा अगर इस बेसिक डायरेक्शन से राइट साइड रोटेट कर देता है फ्रॉम द अल्फा एंगल, या लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है, दो में से कोई एक बात हो सकती है। अब बेटा राइट साइड रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, ये एक्सपेरिमेंटली ही पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? विदाउट एक्सपेरिमेंट नहीं। और ये जो सॉल्यूशन है बेटा ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए? मैं कुछ शब्द दे रहा हूं। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कायरेलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कायरेलिटी। या एसिमेट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? एसिमेट्री। अच्छे समझना, कुछ कुछ खास शब्दों को याद रखना है। या मैं एक शब्द और देता हूं बेटा, डाइसिमेट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? डाइसिमेट्री होना चाहिए। ये कायरेलिटी या एसिमेट्री या डाइसिमेट्री। कायरेलिटी का मतलब क्या है? देखो हम लोग अभी मैं बात किस पे करूंगा बेटा, फिर इन तीनों ये इन टर्मों पे बात करूंगा। बहुत अच्छे समझना है आपको, बड़ा इंटरेस्ट भी लेना, मजा आएगा आपको। क्या कर रहा है? नीचे मुंडी डाल के ऊपर रखना भाई। हाँ ऊपर देखना, मैं गंदा दिखता हूं? गंदा भी दिख रहा हूं तो भी देख इधर। ठीक है बेटा, तो जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को या तो राइट साइड रोटेट कर दे या लेफ्ट साइड। कब राइट साइड करेगा, कब लेफ्ट साइड करेगा, इसकी कुछ बातें हम लोगों ने कल किए थे। आ रहा था बेटा? वो डिपेंड करता है उसके कॉन्फ़िगरेशन पर। जो 4 एटम या ग्रुप है अराउंड द किरल कार्बन, किरल कार्बन के अराउंड जो 4 एटम या ग्रुप है, उनके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, उनके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि वो राइट साइड रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड। लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। आप कोई किरल मॉलिक्यूल आपको मिल गया है, किसी मॉलिक्यूल में कायरेलिटी है या कोई मॉलिक्यूल
एसिमेट्री शो कर रहा है या कोई मॉलिक्यूल, एसिमेट्री को मैंने अनसिमेट्री भी लिखा हूं, कल लिखा हूं। देखो होश में रहो, ये बहुत अलग ही टाइप की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, सॉरी अलग ही टाइप की आइसोमेरिज्म है स्टीरियो में। ये ऐसे आधे आधे बैठे रहोगे समझ में नहीं आने वाली। ऊपर से 11 में साइंस ले लियो। साइंस लेने का मतलब है कि खुद को झोंक देना, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट हो जाना। जो साइंस छोड़ दो दूसरा सब्जेक्ट लो। ध्यान दीजिए इधर, ये तीनों एक ही टर्म है बेटा अभी फिलहाल के लिए आपके लिए, समझ में आ रहा है? इन तीनों टर्म को मैं क्लियर करूंगा। ओके बेटा, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये बेसिक डायरेक्शन था पहले, ये वाला डायरेक्शन में था वाइब्रेशन किसका? लाइट का। एक वेक्टर है बेटा, क्योंकि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सभी जनरली सभी डायरेक्शन में वे वेक्टर होते हैं। इसके ये वेक्टर्स है, समझ में आ रहा है ना? ये सोर्स है ना, तो सभी डायरेक्शन उसके वेक्टर होते हैं। और उसको किससे गुजारे थे आपने? निकोल प्रिज्म से। तब क्या मिला था बेटा आपको? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये नॉन पोलर लाइट है, क्योंकि ये सभी वेक्टर में इसके वाइब्रेशंस है, सभी वेक्टर में इसकी वेव्स के वेक्टर है बेटा, वेव्स जो एराइज होती है फ्रॉम द सोर्स। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, बोर नहीं होने का। अब बोर हो भी रहे तो क्या कर लोगे? तो ध्यान देना बेटा अच्छे से कि मैं बात कर रहा हूं किसकी ना, दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दोज एसिमेट्रिकल, दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखो अभी, दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अभी कुछ मत लिखना बेटा, दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स if their solution rotate plane polarized light, शॉर्टकट में पीपीएल, rotate plane polarized light towards clockwise or anti-clockwise direction, towards clockwise or anti-clockwise direction, towards clockwise or anti-clockwise direction। समझ में आ रहा है बेटा? known as optical, these molecules show optical activity या known as optically active isomer। तो इन्हें क्या बोलेंगे बेटा आप? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें? एक्टिव आइसोमर। इसका मतलब आइसोमर जो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर इनएक्टिव भी होते हैं ऑप्टिकली। इनको क्या बोल रहा हूं मैं? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड रोटेट कर दे या लेफ्ट साइड रोटेट कर दे। कौन करेंगे? नेक्स्ट लिखना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से थ्योरी नोट्स बनाइए। बड़े तीनों टर्म, दोज मॉलिक्यूल्स इन विच कायरलिटी, एसिमेट्री और डिसिमेट्री प्रेजेंट, ये तीनों एक ही टर्म अभी काउंट करो, तीनों सिमिलर टर्म है। समझ में आ रहा है ना? जितने शब्दों की पकड़ होगी अच्छी बात है। तो आप कायरलिटी बोलो या एसिमेट्री और डिसिमेट्री, डाइसिमेट्री, डाइसिमेट्री प्रेजेंट कायरलिटी, एसिमेट्री और डाइसिमेट्री all are similar terms बेटा। कायरलिटी, एसिमेट्री और डाइसिमेट्री प्रेजेंट ना, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। हर चीज को समझाऊंगा वन बाई वन, और जहां कुछ प्रॉब्लम्स होंगे क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें कल के लेक्चर में क्लियर किया हूं मैंने, आ रहा है समझ में? आप ध्यान देना अच्छे से।
अब बेटा आप किस मॉलिक्यूल को कायरल बोलेंगे? कायरेलिटी, एसिमेट्री या डाइसिमेट्री। तो बेटा अगर कोई मॉलिक्यूल जिसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड फ्रॉम एनी प्लेन और एनी एक्सिस, बस एक्सिस का ज़्यादा रोल नहीं है, प्लेन का ज़्यादा रोल है। अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी प्लेन से आप इक्वल हाफ में डिवाइड, जैसे बेटा ये मेरा पाम है, आपका हाथ है ये वाला, इसको कहीं से भी आप कट करो, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें मैं बोलूंगा इस मॉलिक्यूल में कायरेलिटी है। क्या है? ओके, मैं बोलूंगा इसमें एसिमेट्री है, या मैं इसमें बोलूंगा डाइसिमेट्री है। आ रहा है समझ में? ये तीनों सिमिलर टर्म है। तो बेटा देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिमेट्रिकल, कायरल और डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, दोज मॉलिक्यूल्स, पॉइंट अलग अलग लिखो, थ्योरी अच्छे से बनाइए। दोज मॉलिक्यूल्स which does not divided in equal half does not divided in equal half and their mirror image does not superimposable mirror image does not superimposable to each other समझ में आ रहा है बेटा? ओके, डज नॉट सुपर इम्पोजेबल। देखो बेटा ये मेरे ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे के क्या है बेटा? मिरर इमेज में है। ये मिरर मान लो, तो ये मिरर में ऐसे दिखेगा। अब इसको उठा के इसके ऊपर रख रहा हूं मैं, तो क्या थम को ओवरलैप कर रहा है? क्या इंडेक्स फिंगर को ओवरलैप कर रही है? क्या रिंग फिंगर को ओवरलैप कर रही है? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे बेटा आप? कायरल, एसिमेट्रिकल और डाइसिमेट्रिकल। आ रहा है समझ में? और ऐसे मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन से जब आप क्या गुजारेंगे? प्लेन पोलराइज लाइट, तो उसे वो राइट साइड रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। मोस्टली चीज़ें कल की ही रिवाइज हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑप्टिकल ये ऐसे हड़बड़ी में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। तो कुछ और नई बातें मैं यहां बता दे रहा हूं। तो देखिए बेटा, ये एक हथेली है, इसका मिरर इमेज ये वाला, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख रहे हो तो क्या पूरी तरह ढकेगा एक दूसरे को? कंप्लीटली ओवरलैप करेगा? ढकेगा क्या? तो मैं बोलूँगा ये जो मेरा पॉम है ये कायरेलिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बेटा? या ये एसिमेट्री या डाइसिमेट्री शो कर रहा है। तो यदि किसी ऑर्गेनिक क्यों बेटा? देखो, पहली जो शर्त है कायरेलिटी शो करने की या डाइसिमेट्री एसिमेट्री शो करने की, कि मॉलिक्यूल में ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करे, बिल्कुल एक्चुअल इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। अगर किसी अब देखो बेटा, मैं अब आ रहा हूं, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कायरेलिटी या एसिमेट्री या डाइसिमेट्री, जो ये तीनों एक ही टर्म है, अलग अलग राइटर्स अलग अलग टर्म का यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? इसकी पहली इसको ये इस प्रॉपर्टी को होने की शर्त क्या है? तो शर्त मैंने दो लिखाया हूं। एक तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट का, उस मॉलिक्यूल का जब क्या बनाओगे आप? मिरर इमेज, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है, एक दूसरे को ढकता
नहीं, 100% नहीं ढक पाता है। समझ में आ रहा है? ओके। अब आप बोलोगे सर अगर किसी मॉलिक्यूल में किरल कार्बन है, कल यही बात हुई थी बेटा हमारी, कौन सी बात हुई थी? अगर किसी मॉलिक्यूल में किरल काइरल आप बोल सकते हैं, काइरल या किरल, प्रोनाउंसिएशन आपके और मेरे अलग अलग हो सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में काइरल कार्बन है, व्हाट यू मीन बाय काइरल कार्बन? विच सेटिस्फाइड या बाइंडेड बाय डिफरेंट एटम आर ग्रुप। तो बेटा यदि किसी मॉलिक्यूल में सिंगल काइरल कार्बन है, याद रखना सिंगल क्या है? काइरल कार्बन। तो ये मॉलिक्यूल में हर हाल में क्या मिलेगी? काइरलिटी हर हाल में मिलेगी, या डिसिमेट्री बोलो या एसिमेट्री। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप यहाँ सॉल्यूशन फॉर्म में रखेंगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। तो बेटा जो काइरल कार्बन होता है जनरली ये sp3 हाइब्रिड होता है। क्या होता है बेटा? यह है ना, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना इसमें। एंड सेकेंड शर्त, काइरल कार्बन होने की दो शर्तें। काइरल कार्बन sp3 हाइब्रिड होना चाहिए और डिफरेंट 4 एटम या ग्रुप से बाइंडेड होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल 101% क्या होते हैं बेटा? कायरलिटी शो करते हैं या एसिमेट्री शो करते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैं तीनों शब्दों को बार बार अब नहीं बोलूंगा, तीनों सिमिलर टर्म्स हैं। ओके। अब क्या ये जरूरी है बेटा? बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मनमानी एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। आ रहा है समझ में? अगर आप बोलोगे कि सर अगर किसी मॉलिक्यूल में काइरल कार्बन है, इसको काइरल सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? काइरल सेंटर। अगर बेटा सिंगल काइरल सेंटर है, क्या एक ही काइरल सेंटर है, एक ही काइरल कार्बन है, तो उसमें इन मॉलिक्यूल को आप इक्वल हाफ में कभी भी किसी भी प्लेन से, ऐसा कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा उस मॉलिक्यूल में जो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करे। उस मॉलिक्यूल में कोई ऐसा सेंटर नहीं मिलेगा जिस सेंटर से कोई एक्सिस गुजरने पर उसे वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। आ रहा है समझ में? देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट और लिखिए, बहुत अच्छी थ्योरी बनाइए। बार बार समझाते जा रहा हूं मैं, आपको मजबूत करना है मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अगेंस्ट। अगर आपको किसी ने पूछा कि कायरलिटी के लिए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि किरल कार्बन जिनमें होगा वही मॉलिक्यूल कायरलिटी शो करेंगे। कई ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास जिनमें किरल कार्बन तो है लेकिन वो कायरलिटी शो, कायरलिटी क्या है लिखवाया हूं मैं, जो ऐसा कोई भी प्लेन या उसमें एक्सिस नहीं है जो उसे इक्वल हाफ में, और वो एक उनका जो मिरर इमेज हो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होता। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जो ऐसे हमारे हैंड टाइप के हैं, कायरलिटी का मतलब ही होता है बेटा हैंडेडनेस। क्या मतलब है? हैंडेडनेस मीन्स जैसे हाथ है हमारा, इसको आप किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड, तो ऐसे मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है क्या शो करना? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऐसे मॉलिक्यूल प्लेन पोलर लाइट को या तो राइट साइड रोटेट करेंगे या लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे। आ रहा है सर में? नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा रहा हूं देखना ना बेटा, दोज मॉलिक्यूल्स क्या लिख रहा हूं ध्यान दो ना, दोज मॉलिक्यूल्स in which any one कोई एक से अधिक हो उससे मतलब नहीं, कोई एक भी क्या नहीं बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ एनी वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। नंबर दूसरा एनी वन क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा फैक्टर बता रहा हूं क्या होने के लिए, कायरलिटी या एसिमेट्री या
एनी वन प्लेन ऑफ सिमेट्री आर, सॉरी एंड, अच्छे से लिखना बेटा, एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी क्या है या एक भी क्या है, दे नेवर शो क्या बेटा, दे नेवर शो कायरेलिटी, अगर एक भी क्या आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा यहां एक और एलिमेंट बताया था मैंने कल के लेक्चर में, एक्सिस ऑफ, उसका रोल नहीं है ज्यादा। ये दो चीज नहीं होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में। क्या बेटा, ऐसा कोई प्लेन नहीं होना चाहिए जो उसे इक्वल हाफ में, और ऐसा कोई सेंटर नहीं होना चाहिए जहां से कोई एक्सिस गुजरे तो उस मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड करे। आ रहा है समझ में? एनी वन प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या क्या लिखा आगे, प्रेजेंट लिखे, दे नेवर, प्रेजेंट लिखो ना वहां, एनी वन प्लेन ऑफ सिमेट्री आर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, दे नेवर शो कायरेलिटी। और जो कायरेलिटी शो नहीं करेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, अच्छे समझना, जो कायरेलिटी शो नहीं करेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। और कौन कायरेलिटी शो करेगा, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री COS भी नहीं होना चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का उतना रोल नहीं है, हो सकती है कई मॉलिक्यूल ऐसे देखे गए बेटा जिनमें एक्सिस, मैंने बताया था कल, हाँ इसे आगे, इसमें आपको यह है बेटा, इसको यहां से काट रहे हैं ऐसे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ओके, ये क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो सेंटर है बेटा, यहां से ये वाला एक्सिस गुजरो या ये वाला एक्सिस या किसी भी एक्सिस, देखो इस सेंटर से कोई भी एक्सिस गुजरे क्या आ जाएगा, तो ये सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ज्यादा रोल नहीं माना जाता, कुछ मॉलिक्यूल में हो जाता है। मेन चीज दो है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेकेंड क्या है, नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में? सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्चुअल क्या है बेटा, बता दे रहा हूं मैं बेटा। किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर या किसी मॉलिक्यूल का सेंटर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस चलो। किसी मॉलिक्यूल का सेंटर है, समझना मैं किसको समझा रहा हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी मॉलिक्यूल का ये सेंटर है, इस सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में इधर चले और इधर चले, सेम सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम लेंथ चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा, और सेम ग्रुप मिल रहे हैं, इधर चले तो भी एक्स मिला और इधर चले तो भी एक्स मिला, समझना, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल की बात, ऑब्जेक्ट में नहीं, ऑब्जेक्ट में तो ऐसी बात, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहां से इतनी दूर चलेंगे वही सेम डिस्टेंस है, यहां से उतनी दूर चलेंगे तो वही सेम डिस्टेंस है, और इक्वल हाफ में भी डिवाइड हो रहा है। फिर इधर चले तो वही सेम डिस्टेंस है, इधर चले तो वही सेम, और इक्वल हाफ में यहां से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, आप सेंटर ऑफ सिमेट्री। और यहां से कट कर रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये ऑब्जेक्ट में बताया मैंने। अब मैं किस में बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल। देखो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और मैं आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ाना नहीं है, इसलिए कल के लेक्चर की बहुत सी थ्योरी आज के लेक्चर में भी डाला हूं मैंने, कि आप पहले कंफर्म हो जाओ, फिर मैं आऊंगा और आपको एक बार पता होगा कि जिन मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, किरल कार्बन या किरल सेंटर है, उनमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता, ना तो, और वो क्या शो करते हैं, कायरेलिटी। जो कायरेलिटी शो करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि उनका सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड रोटेट करेगा या लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब बेटा इस डायरेक्शन, तो मैं किसको समझा रहा हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस सेंटर से आप सेम लेंथ इधर चले और फिर एंटी डायरेक्शन चले तो सेम ग्रुप आपको किसी मॉलिक्यूल में मिल रहे हैं। आप
इधर सेम डिस्टेंस चल रहा है, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में इधर सेम डिस्टेंस चल रहे हैं और सेम एटम या ग्रुप आपको मिल रहे हैं, तो इसे मैं क्या बोलूंगा बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आ रहा है समझ में? तो ऐसे मॉलिक्यूल बताए जाएंगे आपको कि जिनमें क्या होती है? सेंटर ऑफ। और इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट आ गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ज्यादा रोल क्या शो करने के लिए, क्या नहीं शो करने के लिए? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर ये होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो, वो क्या होगा? एकाइरल। क्या होगा बेटा? वो अब सिमेट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन इनमें से दोनों क्या है? एब्सेंट। दोनों नहीं चाहिए, पता चल रहा है ये प्रेजेंट और ये, या ये प्रेजेंट और ये नहीं, दोनों नहीं चाहिए। ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए ना तो, तब वो एक्चुअल कायरलिटी शो करेगा। वो ऐसा मॉलिक्यूल होगा, ऐसा लाइक टू हैंड। आ रहा है समझ में? ओके, अच्छे से, थोड़ी सी बारीक चीज़ है बेटा, और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये सब हमारे बालाघाट में मेहनत नहीं करते हैं इतनी। 2 दिन में आइसोमेरिज्म खत्म, पूरा 2 दिन में खत्म ही कर देते हैं। कोई चीज स्कूल हो तुम्हारा 2 दिन में खत्म, बोले पूरी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर स्टीरियो 2 दिन में खत्म, पढ़ लेना रे। वो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? तो ये 2 मेन एलिमेंट है बेटा, क्या? सिमेट्री के ये नहीं होने चाहिए। क्या शो करने के लिए? आ रहा सर में? एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हमको देखना भी नहीं है क्योंकि उसका ज्यादा रोल नहीं। ये 2 मेन चीज है। अगर ये होगी, दोनों में से कोई एक भी एलिमेंट मिला तो वो मॉलिक्यूल। अब आगे, लेकिन एक बात बता दूं मैं, बहुत नोट करके लिखेंगे आप इसे बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करके, दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बेटा 1 मिनट, थोड़ा वेट। इसके बाद ना ऑक्यूरेंस ऑफ किरल कार्बन, लिखो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट नोट में ही लिखो। ऑक्यूरेंस ऑफ किरल कार्बन, ऑक्यूरेंस ऑफ किरल कार्बन। तो अगर आपने ये दिमाग लगा लिया बेटा कि किसी मॉलिक्यूल में किरल कार्बन है, कैसे कार्बन है, तो वो उसमें किरल कार्बन होते हुए भी अगर क्या है, किरल कार्बन होना ऑप्टिकल आइसोमेर शो करने का मेन क्राइटेरिया, तो आपने तो दिमाग लगा लिया कि किरल कार्बन होगा तो फिर ये दोनों नहीं होंगे। लेकिन ऐसा हमेशा, आपने क्या दिमाग लगाया कि किरल कार्बन होगा तो ये दोनों, जनरली ऐसा होता है कि किरल कार्बन होगा तो ये दोनों जनरली एब्सेंट। लेकिन ऐसे कई मॉलिक्यूल्स है बेटा इसमें किरल कार्बन होते हुए भी दोनों में से कोई एक एलिमेंट आ जाता है और वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। तो ना ऑक्यूरेंस ऑफ किरल कार्बन, ऑक्यूरेंस ऑफ किरल कार्बन not the criteria of occurrence of chiral carbon, not the criteria of showing optical activity। देखो किरल कार्बन होता है बेटा, तो आप कंफ्यूज मत होइए। हेलो, अगर किरल कार्बन होगा तो इनके नहीं होने के चांसेस ज्यादा है, मैं ये बोल रहा हूं। किनके नहीं होने के? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। भाई मैं सीधी एक लठ बात करूं बेटा, बस हमको ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते और उनके जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज, चाहे उसमें किरल कार्बन हो या ना हो।
लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जिनमें क्या होता है, किरल कार्बन, उनमें दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, अपसेंट। मीन्स ऐसा कोई प्लेन नहीं होता जिसको उसके को इक्वल हाफ में आप डिवाइड कर सको, और ऐसा जनरली कोई सेंटर नहीं पाया जाता। ओके, तो क्या लिखे बेटा, अक्यूरेंस ऑफ किरल कार्बन नॉट क्राइटेरिया, नॉट ओनली वन क्राइटेरिया लिखना बेटा प्लीज, थोड़ा सा आपको मैं, नॉट ओनली वन क्राइटेरिया ऑफ शोविंग ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है, आप शोविंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, केवल अकेला किरल कार्बन होना ही क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ऐसे कई मॉलिक्यूल देखे गए हैं जिनमें किरल कार्बन होते हुए भी उनमें अगर क्या आ गया या, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। लेकिन मैंने कल के लेक्चर में आपको लिखवा दिया हूं कि जिनमें किरल कार्बन होता है उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरली क्या होते हैं बेटा, अपसेंट, मतलब अपसेंट ही होते हैं। लेकिन ऐसे कई, तो आप ये मत समझना कि किरल कार्बन किसी में देख लिया आपने और आपने बोल दी कि सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये गारंटी कब गारंटी है वो भी बताऊंगा, और कब गारंटी नहीं है वो भी बताऊंगा। थोड़ा वेट करिए, समझ में आ रहा है ना। देखो आपको पूरा अच्छे से समझना है, और ये 11 में ही पढ़ सकते हो बेटा, 12th में तो इनका केवल यूज है। बहुत ही प्यारा नोट है, याद रखना, ऑक्यूरेंस ऑफ किरल कार्बन नॉट ओनली वन क्राइटेरिया ऑफ शोविंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, बिकॉज sometime chiral carbon consist sometime क्या बेटा, chiral carbon consist molecules सो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, शॉर्टकट में पीओएस एंड सीओएस लिख देना। सो पीओएस आर सीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। आ रहा है समझ में। कई बार क्या बोला मैंने कि किरल कार्बन होते हुए भी अगर क्या आ जाए वहां, मैं यहाँ किरल कार्बन के नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, आए किरल कार्बन होते हुए भी उन मॉलिक्यूल के अंदर क्या दिखने लगे ना, दे आर नॉट सो कायरलिटी, दे नॉट सो कायरलिटी। बहुत ही प्यारी नोट्स बना रहे हो आप, बालाघाट में सबसे अच्छी, याद रखना चैलेंज के साथ, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर ये है बेटा कि किरल कार्बन होने से ही वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो ये 100% गारंटी, ये श्योर नहीं है। हाँ, लेकिन किरल कार्बन होने से उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री अपसेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, और अपसेंट होने से वो मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है, कायरलिटी, या वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल हो जाता है जनरल वे में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो अगर मैंने आपको पूछा, एक क्वेश्चन है ओरली मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है ऑक्यूरेंस ऑफ किरल कार्बन, दूसरा ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ पीओएस एंड सीओएस, अब्सेंस ऑफ पीओएस एंड सीओएस, क्योंकि ऐसे कई मॉलिक्यूल्स मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा जिनमें किरल कार्बन तो है, लेकिन साथ में क्या आ गया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया है, जिसके कारण वो मॉलिक्यूल किसी ना किसी प्लेन से या किसी ना किसी सेंटर से इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, और अपने मिरर इमेज को सुपर इंपोज बोलो नहीं कर रहा है। सुपर इंपोज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सुपर इंपोज नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ में। तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं,
तो बेटा ये है, देखो ये मेन दो टर्म है क्या शो करने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर, पीओएस का अपसेंट होना और सीओएस का अपसेंट होना। किरल कार्बन हो या ना हो उससे ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन देखा ये गया है कि जिनमें किरल कार्बन होता है दे आर जनरली नॉट सो पीओएस एंड सीओएस। क्लियर है? तो आप ये मत, मेरे दिमाग में ये है कि आप कंफ्यूज ना हो कि यार किरल कार्बन आपने देखी और बोल दिया कि ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ये गारंटी नहीं है। क्योंकि कई ऐसे मॉलिक्यूल देखे गए बेटा जिनमें किरल कार्बन होते हुए भी अगर क्या मिल गया, पीओएस या सीओएस। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल अभी बता रहा हूं, सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। एक मॉलिक्यूल बता रहा हूं बेटा, बेटा मॉलिक्यूल में ये sp3 कार्बन है, ऊपर से देखो मिथाइल ब्रोमीन और याज 1 2 3 डिफरेंट है, फोर्थ भी डिफरेंट हो गया इसके लिए। तो ये कैसा कार्बन हुआ, किरल कार्बन को हम लोग जनरली स्टार साइन से शो करते हैं। किससे बेटा, स्टार। और ये वाला कार्बन भी कैसा हुआ, अरे किरल हुआ भैया, ये वैलेंसी अलग, ये अलग, ब्रोमीन है ये अलग, और ये पूरी फोर्थ अलग हो गई इसके लिए। लेकिन इस मॉलिक्यूल को बेटा ध्यान दो, ध्यान देना प्लीज। ये एक प्लेन बनाया मैंने, इस प्लेन से कट करो, अरे कट करो तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। इस प्लेन से कट करो ना, खचाक, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। जबकि ये कंसिस्ट क्या बेटा, किरल कार्बन, लेकिन इसमें क्या आ गया, तो ये अब बेचारा बोले मेरे पास किरल कार्बन तो है लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीओएस, बोले मैं नहीं शो कर सकता क्या, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्योंकि इसके सॉल्यूशन से जब आप क्या गुजारोगे, प्लेन पोलर, ना तो उसे राइट साइड रोटेट करेगा ना तो उसे लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। ये सब बाद में करेंगे हम लोग, तो अभी मैं फिलहाल के लिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस प्लेन से अगर आप इसे कट करेंगे तो इक्वल हाफ मिल रहे हैं, अरे मिल रहे नहीं मिल रहे, दिस कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, क्लियर। तो किरल कार्बन होना ही बड़ी शर्त नहीं, बड़ी शर्त क्या है, उसमें कायरलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीन्स उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई पीओएस या सीओएस नहीं होना चाहिए। वो मॉलिक्यूल को आप किसी भी सेंटर से या किसी भी प्लेन से, मेन दो एलिमेंट माने जाते हैं, कोई इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। और उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी नहीं करना चाहिए। कायरलिटी होने की शर्त है, तब वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। किरल कार्बन होने से चांसेस बढ़ जाते हैं, बस बोला मैंने, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ठीक है, अब बेटा आगे लिखिएगा प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, बेटा दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल those organic molecule क्या लिख रहे, ध्यान देना बेटा, इन विच वन chiral center present, वन chiral center present, इन विच वन chiral center present। एक देखो बहुत ही प्यारी शर्त आ रही है अब, दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन विच वन कायरल सेंटर प्रेजेंट, एक कायरल सेंटर हो। देखो इस मॉलिक्यूल में कितने बेटा, दो है, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें क्या आ गया, तो बेटा अगर दो कायरल कार्बन होंगे
तो वो शो कर भी सकता है ऑप्टिकल एक्टिविटी और नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर एक ही क्या है, वन कायरल सेंटर है, तो उसमें कभी भी चांस नहीं बनते किसके, पीओएस या, लेकिन अगर दो या दो से अधिक कायरल सेंटर आ गए तो चांस बन जाते हैं किसके होने के, पीओएस या सीओएस होने के बन सकते हैं किसी ना किसी ओरिएंटेशन में, किसी ना किसी कॉन्फ़िगरेशन में। तब वो बेचारा कायरल कार्बन होते हुए भी कायरलिटी शो, व्हाट यू मीन बाय कायरलिटी, कि वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होना चाहिए और उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, वो है कायरलिटी। बेटा अगर आपका शू है, शू देखें हमने, आप शू का ऐसे डिजाइन होता है कि आप इसे इक्वल हाफ में डिवाइड, अरे कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। एक्चुअल इक्वल हाफ शू की बात कर रहा हूं, अरे अलग शेप होता है ना, अरे राइट साइड का शू है या लेफ्ट साइड का शू है, तो ये वाला पोर्शन अलग होता है ना। आप शू देख लीजिए, ये वाला कर्व ज्यादा है भाई, कभी भी इसको इक्वल हाफ में आप डिवाइड, ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते और ऐसे भी इक्वल हाफ में डिवाइड, 3D सोचना है, 3D इक्वल। आप शू देखिए, आप अपना नहीं कर सकते। एक्चुअल इक्वल हाफ मिलेंगे क्या, एक्चुअल इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, तो वो आपका शू कायरलिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बेटा, आप ऐसे कट करेंगे तो भी इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे और ऐसे कट करेंगे तो एक्चुअल इक्वल हाफ, एक्चुअल इक्वल हाफ में, आप तो बोले आधा हो गया सर, एक्चुअल इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है बेटा, तो उतना आप वो 3D, अगर 3D में आप कट करते हो, और सभी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल क्या है बेटा, 3D है, 3D से इमेज करना पड़ता है। आ रहा है समझ में। अब ओके, क्या लिखे, दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन विच क्या बेटा, बोलो, one chiral center present. You know, in this molecule, POS and COS, plane of symmetry and center of symmetry, हमेशा ही क्या मिलेगी, absent। लेकिन दो होंगे तो ये दोनों ना मिले इसके चांस कम है। ओके, एक ही किरल कार्बन है तो POS COS मिलने के बिल्कुल भी चांस, लेकिन दो हो गए तो मिल रहा है। देखो 3 में भी मिल सकता है या 4 में भी, तो एक से अधिक किरल कार्बन हुए तो मैं गारंटी के साथ नहीं बोल पाऊंगा कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, लेकिन एक ही किरल कार्बन है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि एक ही किरल कार्बन होने से उस मॉलिक्यूल में ऐसा कोई पीओएस या ऐसा कोई सीओएस नहीं होता जो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। आ रहा है समझ में, क्लियर। क्या देखिए बेटा, दो जाने वाली इमेज क्या, वन कायरल सेंटर, पीओएस एंड सीओएस ऑलवेज एब्सेंट, लिखे, हेंस दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव या सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हेंस दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव आर सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आया बेटा। अब ध्यान दो, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं हमारे, स्टार्ट देखेंगे। देखिए बेटा, एक है हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं। चलिए बेटा, यह है लैक्टिक एसिड। कौन सा बेटा, लैक्टिक एसिड का है। देखिए तो देखिए, ये किरल सेंटर है, sp3 कार्बन है और 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो ये हो गया किरल कार्बन। अगर सिंगल किरल कार्बन है बच्चा, ओके, तो इसमें पीओएस यूएस होना ही नहीं है, लेकिन दो होंगे तो हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, लेकिन सिंगल किरल कार्बन है तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि पीओएस यूएस के कोई चांस नहीं है। तो बेटा मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इस मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन, इस मॉलिक्यूल का
जिसमें CH3 टॉप पे COH, ये OH। अभी राइट साइड बता रहा हूं, बोर्ड में मैं इसको राइट बोलूंगा और इसे क्या बोलूंगा, लेफ्ट, क्योंकि 2D बता रहा हूं ना बेटा। वैसे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर 2D, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, 3D है। याद रखना, इसमें जो दो वैलेंसी या दो बॉन्ड होते हैं वो प्लेन में होते हैं, मतलब बोर्ड की सरफेस पर ही होंगे दो बॉन्ड। कभी भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो दो बॉन्ड होंगे, कोई भी दो, वो बोर्ड के प्लेन में, एक बोर्ड के सामने डैश और एक बोर्ड के पीछे वेज। समझ में आ रहा है, सामने वेज और पीछे डैश। गुड, सामने क्या बेटा, वेज। हमेशा एक बात याद रखो सब लोग, क्योंकि आगे मैं फिशर फार्मूला पढ़ाऊंगा, प्रोजेक्शन फार्मूले पढ़ाऊंगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो 4 सिग्मा बॉन्ड है, में 2 क्या होंगे बेटा, बोर्ड के प्लेन में ही 2 क्या होंगे, कोई भी 2 बोर्ड के प्लेन में। एक बोर्ड से पीछे मीन्स डैश, एक बोर्ड के सामने मीन्स वेज। इसको वेज डिस्क, और ये हमेशा का यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद रखना। हम लोग 2D में ऐसे बता दे रहा हूं, तो चलो बेटा एक मॉलिक्यूल, इसमें एक किरल कार्बन है, POS COS के कोई चांस नहीं है। मान लो ये मॉलिक्यूल का इस ओरिएंटेशन, ये वाला जो ओरिएंटेशन है जिसमें OH राइट साइड है, H ओके, CH3 COH टॉप और बॉटम में। वैसे राइट लेफ्ट बोलना बेकार है, लेकिन मैं आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट ही पढ़ा रहा हूं। यहाँ OH पीछे होगा तो H आगे होगा, ये दोनों प्लेन में हो सकते हैं, बोर्ड के प्लेन में। समझ में आ रहा है। फिर से एक बात सब लोग सुनेंगे, अगर आप सीखना चाहते हो, बड़ी बारीक चीजें हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो 4 सिग्मा बॉन्ड है बच्चे, उसमें 2 बोर्ड के प्लेन में ही होते हैं। मैं जहां बोर्ड का सरफेस चल रहा है वहीं होंगे, एक पीछे और एक आगे। ये एक्चुअल ओरिएंटेशन है टेट्राहेड्रल का। आ रहा है समझ में। तो बेटा हाई किरल कार्बन, तो मान लो कि ये मॉलिक्यूल इस कॉन्फ़िगरेशन में, ये मॉलिक्यूल इस प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट कर रहा है, राइट क्लॉकवाइज कर रहा है। तो इसका एक दूसरा भी होगा, इसका एक दूसरा भी होगा जो इसके मिरर इमेज में होगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को, बोलो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा। तो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, इसका मिरर। यहां कोई मिरर विरर नहीं रखा हूं, केवल इमेजिनेशन करना है आपको। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है कौन, लैक्टिक एसिड का ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंटली देखा मैंने कि प्लेन पोलराइड को किस साइड रोटेट कर रहा है बेटा, राइट साइड। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, डी आइसोमर। क्या बोलूंगा, और यदि लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है तो क्या बोलूंगा, एल। तो बेटा एक्सपेरिमेंट से अगर आपको डी का पता चल गया है तो आप यल का लॉजिक लगा लोगे, या यल का पता चला है तो बस, अगर डी पता चला है तो डी को कहां देख लो, मिरर इमेज में, तो यल आइसोमर का पता चल जाएगा। एल का पता चल गया है तो एल को कहां देख लो, मिरर इमेज में, तो डी का पता चल जाएगा। मीन्स एक्सपेरिमेंट से या तो डी मिलेगा या एल मिलेगा। डी मिला तो एल का लॉजिक लगा लोगे कि एल कैसा होगा, एल मिला तो डी का लॉजिक लगा, बस केवल उसका मिरर इमेज होता है। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो, इमेज करो, क्या सुपर इम्पोज होगा, होगा क्या, क्यों, OH और H आ जाएगा यहाँ, CH3 COH। तो खैर ये तो आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 100% ढकना चाहिए, पूरी तरह ढकना चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजेबल होना। और जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। तो एग्जाम्पल में लिखिए बेटा, लिखिए, वाला बना लीजिए, ये डी आइसोमर है और ये क्या है बेटा, एल। अब वो डी होगा या एल होगा, ये आपका काम नहीं है, बस आपका ये काम है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा या डी या एल का पता किससे चलता है, एक्सपेरिमेंट से। हाँ, एक्सपेरिमेंट से डी अगर कंफर्म हो गया तो आप अपने मन से क्या बना सकते हो, एल, और एल कंफर्म हो गया तो अपने मन से क्या बना सकते हो, डी। क्या देखकर, उसका मिरर इमेज। समझ में आ रहा है, याद रखिए। तो बोले जिनमें एक किरल सेंटर होता है, इनमें हमेशा क्या ऑप्शन मिलेगा, POS एंड COS। लेकिन 2 किरल या 3 किरल सेंटर है
तो जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि रोटेट कर रहा है ना राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड रोटेट करने वाला डी आइसोमर और लेफ्ट साइड रोटेट करने वाला एल आइसोमर। आ रहा है समझ में? और ये डी और एल क्यों कॉन्फ़िगरेशन है? बेस्ड ऑन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ वैलेंसी अराउंड द कार्बन एटम इन द स्पेस। ये कल लिखे थे हम लोगों ने सब, ठीक है। तो ये बेटा आज मैंने लगभग कल ही की चीज़ें रिवाइज किया, लेकिन बहुत बारीकी से। समझ में आ रहा है? ठीक है।